वह ऐसा कैसे कर सकता है, विश्वास नहीं हो रहा है। ये तुमने खुद बनाया है, विश्वास नहीं हो रहा है। ये सब तुम बोल रहे हो, विश्वास नहीं हो रहा है। तुम मुझसे प्यार करती हो, विश्वास नहीं हो रहा है। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट विश्वास नहीं हो रहा है। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। सेंटेंस प्लस हार्ड टू बिलीव। हार्ड का माना होता है कि मुश्किल, बिलीव मतलब विश्वास करना, यानी हार्ड टू बिलीव इसका माना हो जाए कि विश्वास नहीं हो रहा है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह ऐसा कैसे कर सकता है, विश्वास नहीं हो रहा है। हाउ कैन ही डू डैट, हार्ड टू बिलीव, यानी वह ऐसा कैसे कर सकता है, विश्वास करना मुश्किल है। यह तुमने खुद बनाया है, विश्वास नहीं हो रहा है। यू मेड इट योरसेल्फ, हार्ड टू बिलीव। यू मेड इट योरसेल्फ, हार्ड टू बिलीव। यह सब तुम बोल रहे हो, विश्वास नहीं हो रहा है। यू आर सेइंग ऑल दिस, हार्ड टू बिलीव। यू आर सेइंग ऑल दिस, हार्ड टू बिलीव। तुम मुझसे प्यार करती हो, विश्वास नहीं हो रहा है। यू लव मी, हार्ड टू बिलीव। यू लव मी, हार्ड टू बिलीव। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसका मतलब आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। इसका मतलब तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है। इसका मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट इसका मतलब। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these types of sentences in English then you will have to apply this structure. It means plus sentence, यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके शुरू में इट मीन्स का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स इसका मतलब होता है इसका मतलब। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। इट मीन्स आई एम टेलिंग लाई। इट मीन्स आई एम टेलिंग लाई, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। इट मीन्स यू डोंट बिलीव एट मी। इट मीन्स यू डोंट बिलीव एट मी। इसका मतलब तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है। इट मीन्स यू डाउट ऑन माई एबिलिटीज़। एबिलिटी मतलब क्या होता है, काबिलियत। इट मीन्स यू डाउट ऑन माई एबिलिटीज़। इसका मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इट मीन्स यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। इट मीन्स यू आर मेकिंग फन ऑफ मी। मेक फन इट मीन्स मजाक उड़ाना। मैं भी अभी खाना नहीं खाया हूँ। मैं भी उससे बात नहीं करता हूँ। मैंने भी यह मूवी देखी है। मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मैं भी या मैंने भी। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। इवन प्लस सेंटेंस, यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके शुरू में इवन का प्रयोग करेंगे। गाइज इवन या एज वेल, ऑल्सो, आइदर, इन सब का माना होता है भी, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ इवन का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं भी उससे बात नहीं करता हूँ। इवन आई डोंट टॉक टू हिम। इवन आई डोंट टॉक टू हिम। मैंने भी यह मूवी देखी है। इवन आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। इवन आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा। इवन आई विल नॉट गो देयर। इवन आई विल नॉट गो देयर। मैं भी यह काम करता हूँ। इवन आई डू दिस वर्क। इवन आई डू दिस वर्क। मैं भी अभी खाना नहीं खाया हूँ। इवन आई हैव नॉट ईटन फूड येट। इवन आई हैव नॉट ईटन फूड येट। इसे कहते हैं समझदारी। इसे कहते हैं चालाकी। इसे कहते हैं बेवकूफ़ी। इसे कहते हैं पकौड़े। इसे कहते हैं मेहनत। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। इट्स कॉल्ड प्लस नाउन, यानी आपका जो भी नाउन होगा उस नाउन का
प्रयोग करेंगे। इट्स कॉल्ड, इट मीन्स इसे कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। इसे कहते हैं समझदारी। इट्स कॉल्ड विजडम। इट्स कॉल्ड विजडम। इसे कहते हैं चालाकी। इट्स कॉल्ड क्लेवरनेस। इट्स कॉल्ड क्लेवरनेस। इसे कहते हैं बेवकूफ़ी। इट्स कॉल्ड स्टूपिडिटी। इट्स कॉल्ड स्टूपिडिटी। इसे कहते हैं पकौड़े। इट्स कॉल्ड फ्रीटर्स। इट्स कॉल्ड फ्रीटर्स। इसे कहते हैं मेहनत। इट्स कॉल्ड हार्ड वर्क। इट्स कॉल्ड हार्ड वर्क। मुझे खाना खाने में समय लगता है। मुझे नहाने में समय लगता है। मुझे कॉफ़ी पीने में समय लगता है। उसे तैयार होने में समय लगता है। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट समय लगना यानी टाइम लगना। तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस टेक या टेक्स टाइम टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। टेक्स टाइम ही शी इट या किसी एक नाम के लिए प्रयोग किया जाता है और टेक टाइम आई यू वी दे या किसी दो नाम के लिए जैसे मोहन एंड सोहन, राधा एंड रानी, इस टाइप्स के लिए टेक का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे खाना खाने में समय लगता है। आई टेक टाइम टू ईट फूड। आई टेक टाइम टू ईट फूड। मुझे खाना खाने में समय लगता है। मुझे नहाने में समय लगता है। आई टेक टाइम टू टेक बाथ। आई टेक टाइम टू टेक बाथ। मुझे कॉफ़ी पीने में समय लगता है। आई टेक टाइम टू हैव कॉफ़ी। आई टेक टाइम टू हैव कॉफ़ी। उसे तैयार होने में समय लगता है। तो गाइस ये थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे टेक्स टाइम का प्रयोग किया जाएगा। ही टेक्स टाइम टू गेट रेडी। ही टेक्स टाइम टू गेट रेडी। मैं कॉफ़ी लूँगा। मैं समोसा लूँगा। मैं पानी नहीं लूँगा। मैं पकौड़े नहीं लूँगा। तो गाइज here you can see I am talking about मैं ये लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा। तो guys if you also want to speak these types of sentences in English then you will have to apply this structure. I will plus have a plus noun। और आपका सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। I will have a प्लस नाउन। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं कॉफ़ी लूँगा। I will have कॉफ़ी। अब यहाँ पे कॉफ़ी को काउंट नहीं कर सकते इसलिए अ का प्रयोग नहीं किया गया है। मैं कॉफ़ी नहीं लूँगा। आई विल नॉट हैव कॉफ़ी। मैं पानी लूँगा। आई विल हैव सम वाटर। आई विल हैव सम वाटर। मैं समोसा लूँगा। आई विल हैव रिसोल। आई विल हैव रिसोल। मैं जलेबी नहीं लूँगा। आई विल नॉट हैव अ फनल केक। आई विल नॉट हैव अ फनल केक। मैं पकौड़े लूँगा। आई विल हैव फ्रीटर्स। आई विल हैव फ्रीटर्स। मैं थोड़ा सा चटनी लूँगा। आई विल हैव सम सॉस। आई विल हैव सम सॉस। वही तो मैं इसे समझा रहा हूँ। वही तो मैं हमेशा पसंद करता हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ। वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो guys here you can see I am talking about वही तो। तो guys if you also want to speak these types of sentences in English then you will have to apply this structure. That's what plus sentence यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके शुरू में that's what का प्रयोग करेंगे। That's what it means वही तो। Let's understand through the example so it can be understood well. वही तो मैं इसे समझा रहा हूँ। That's what I am explaining him. That's what I am explaining him. वही तो मैं हमेशा पसंद करता हूँ। That's what I always like. That's what I always like. वही तो मुझे चाहिए। That's what I need. That's what I need.
वही तो मैं बोल रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। BCA करना कैसा रहेगा? डिप्लोमा करना कैसा रहेगा? क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा? मूवी देखना कैसा रहेगा? तो गाइज here you can see I am talking about कैसा रहेगा। तो गाइज if you also want to speak these types of sentences in English then you will have to apply this structure. What about प्लस V4 यानी ING वाले फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। What about it means कैसा रहेगा यानी क्या ख्याल है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। BCA करना कैसा रहेगा यानी BCA के बारे में क्या ख्याल है। What about doing BCA? What about doing BCA? डिप्लोमा करना कैसा रहेगा? What about doing diploma? What about doing diploma? क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा? What about playing cricket? What about playing cricket? मूवी देखना कैसा रहेगा? What about watching movie? What about watching movie? एक अच्छा सा बंगला होना मेरी दिली इच्छा है। एक सरकारी नौकरी होना मेरी दिली इच्छा है। एक बड़ा सा दुकान होना मेरी दिली इच्छा है। एक अच्छा सा डॉक्टर बनना मेरी दिली इच्छा है। तो गाइज here you can see I am talking about मेरी दिली इच्छा है। तो गाइज if you also want to speak these types of sentences in English then you will have to apply this structure. To have plus noun plus is my whole hearted will यानी to have के बाद noun का प्रयोग करेंगे, उसके बाद is my whole hearted will. Let's understand through the example so it can be understood well. एक अच्छा सा बंगला होना मेरी दिली इच्छा है। To have a nice house is my whole hearted will. इसमें नाउन क्या है? नाइस हाउस यानी एक अच्छा सा घर। एक सरकारी नौकरी होना मेरी दिली इच्छा है। To have a government job is my whole hearted will. To have a government job is my whole hearted will. एक बड़ा सा दुकान होना मेरी दिली इच्छा है। To have a big shop is my whole hearted will. To have a big shop is my whole hearted will. एक अच्छा सा डॉक्टर बनना मेरी दिली इच्छा है। To be a good doctor is my whole hearted will. यहाँ पे बनना आया सेंटेंस में इसलिए to have नहीं बल्कि to be a good doctor is my whole hearted will. मुझे बताओ तुम किस लिए पैसा कमा रहे हो। मुझे बताओ वह किस लिए यहाँ आया था। मुझे बताओ तुम किस लिए दिल्ली जा रहे हो। मुझे बताओ तुम किस लिए पैसे मांग रहे हो। गाइज here you can see I am talking about किस लिए। तो गाइज if you also want to speak these types of sentences in English then you will have to apply this structure. Tell me for what plus सेंटेंस यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा, जो भी आप बोलना चाहते हैं उसके शुरू में क्या बोलेंगे? टेल मी फॉर व्हाट। इट मीन्स मुझे बताओ किस लिए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे बताओ तुम किस लिए पैसा कमा रहे हो। टेल मी फॉर व्हाट यू आर अर्निंग मनी। टेल मी फॉर व्हाट यू आर अर्निंग मनी। मुझे बताओ तुम किस लिए पैसा कमा रहे हो। मुझे बताओ वह किस लिए यहाँ आया था। टेल मी फॉर व्हाट ही हैड कम हेयर। टेल मी फॉर व्हाट ही हैड कम हेयर। मुझे बताओ वह किस लिए यहाँ आया था। मुझे बताओ तुम किस लिए दिल्ली जा रहे हो। टेल मी फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू दिल्ली। टेल मी फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू दिल्ली। मुझे बताओ तुम किस लिए दिल्ली जा रहे हो। मुझे बताओ तुम किस लिए पैसे मांग रहे हो। टेल मी फॉर व्हाट यू आर आस्किंग मनी। टेल मी फॉर व्हाट यू आर आस्किंग मनी। मुझे बताओ तुम किस लिए पैसे मांग रहे हो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं।
यह तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। यह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। यह तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। तो गाइज हियर यू कैन से आई एम टॉकिंग अबाउट ये काम तुम्हारा है, मेरा नहीं, ये गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. It's plus your या his या her plus noun plus not mine. It's plus your या his या her plus noun plus not mine. आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। It's your responsibility, not mine. It's your responsibility, not mine. यह तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। It's your fault, not mine. It's your fault, not mine. यह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। It's your job, not mine. It's your job, not mine. यह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। यह तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। It's your problem, not mine. It's your problem, not mine. काश मेरे पास एक गाड़ी होती, काश मेरे पास एक लैपटॉप होता, काश उसके पास एक फ़ोन होता, काश मेरे पास एक बड़ा सा घर होता। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट काश मेरे पास ये होता, वो होता। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. I wish plus subject plus had plus a या an plus object. कहाँ पे अ का प्रयोग और कहाँ पे एन का प्रयोग है, ये ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बताया जा मेरी बेटी है। वो लड़का जो जा रहा है, मेरा भाई है। वो लड़का जो गा रहा है, मेरा दोस्त है। वो लड़की जो खाना बना रही है, मेरी बहन है। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश, देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। द बॉय हु प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस माई या हिज या हर प्लस ऑब्जेक्ट। द बॉय हु इट मीन्स वो लड़का जो। गाइज किसी भी नाउन के बाद अगर हु आए तो उसका माना कौन नहीं बल्कि जो हो जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वो लड़की जो पढ़ रही है, मेरी बेटी है। द गर्ल हु इज़ स्टडिंग इज़ माई डॉटर। द गर्ल हु इज़ स्टडिंग इज़ माई डॉटर। वो लड़का जो जा रहा है, मेरा भाई है। द बॉय हु इज़ गोइंग इज़ माई ब्रदर। गाइज इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लाया गया है। द बॉय हु इज़ गोइंग इज़ माई ब्रदर। वो लड़का जो गा रहा है, मेरा दोस्त है। द बॉय हु इज़ सिंगिंग इज़ माई फ्रेंड। अगर इसी सेंटेंस में रहता वो लड़का जो गाना गा रहा है, तो गाना क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं। वो लड़की जो खाना बना रही है, मेरी बहन है। द गर्ल हु इज़ कुकिंग फूड इज़ माई सिस्टर। द गर्ल हु इज़ कुकिंग फूड इज़ माई सिस्टर। मैं तुमसे मिलने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनने का वादा करता हूँ। मैं बुरी संगत से दूर रहने का वादा करता हूँ। मैं तुमसे शादी करने का वादा करता हूँ। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मैं वादा करता हूँ। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. I promise
प्लस टू प्लस V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। आई प्रॉमिस इट मीन्स मैं वादा करता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट मैं तुमसे मिलने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू मीट यू। आई प्रॉमिस टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बनने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू बी योर ट्रू फ्रेंड। आई प्रॉमिस टू बी योर ट्रू फ्रेंड। मैं बुरी संगत से दूर रहने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू अवॉइड बैड कंपनी। आई प्रॉमिस टू अवॉइड बैड कंपनी, मैं बुरी संगत से दूर रहने का वादा करता हूँ। मैं तुमसे शादी करने का वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस टू मैरी यू। आई प्रॉमिस टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करने का वादा कर। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि वहाँ मत जाओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उससे बात मत करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उससे शादी मत करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यह काम मत करो। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मैं तुम्हें सलाह देता हूँ यानी कि एडवाइस देता हूँ। तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। आई सजेस्ट यू नॉट टू प्लस V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई सजेस्ट यू इट मीन्स मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि वहाँ मत जाओ। आई सजेस्ट यू नॉट टू गो देयर। आई सजेस्ट यू नॉट टू गो देयर। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उससे बात मत करो। आई सजेस्ट यू नॉट टू टॉक टू हिम। आई सजेस्ट यू नॉट टू टॉक टू हिम। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि उससे शादी मत करो। आई सजेस्ट यू नॉट टू मैरी हिम। आई सजेस्ट यू नॉट टू मैरी हिम। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यह काम मत करो। आई सजेस्ट यू नॉट टू डू दिस वर्क। आई सजेस्ट यू नॉट टू डू दिस वर्क। क्या लगती है वो तुम्हारी। क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा। क्या लगते हो तुम उसके। क्या लगता था वो तुम्हारा। तो गाइज हियर यू कैन से आई एम टॉकिंग अबाउट क्या लगता है वो तुम्हारा, क्या लगती है वो तुम्हारी। तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। यानी फिर से एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्या लगती है वो तुम्हारी। What is she to you? What is she to you? ये थोड़ा सा कठिन स्ट्रक्चर इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान दे दिया गया है। क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा। What am I to you? What am I? क्या लगता हूँ मैं किसका तुम्हारा, तो to you। क्या लगते हो तुम उसके। What are you to him? What are you यानी क्या लगते हो तुम किसके, to him यानी उसके। What are you to him? क्या लगता था वो तुम्हारा। गाइज ये पास्ट की बात है तो was का प्रयोग किया जाएगा। What was he? क्या लगता था वो किसका, to you यानी तुम्हारा। What was he to you? मुझे वहाँ जाने का कोई शौक़ नहीं है। मुझे तुमसे मिलने का शौक़ नहीं है। मुझे तुमसे बात करने का शौक़ नहीं है। मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक़ नहीं है। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट कोई शौक़ नहीं है। तो गाइज इफ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉन्ड ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपके सेंटेंस में अगर नाउन होगा तो नाउन का प्रयोग करेंगे और वर्ब होगा तो वर्ब के चौथे फॉर्म यानी ING वाले फॉर्म का प्रयोग करें। नॉट फॉन्ड ऑफ इट मीन्स का कोई शौक़ नहीं है। जैसे मुझे वहाँ जाने का कोई शौक़ नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। इस सेंटेंस में नाउन नहीं बल्कि वर्ब है इसलिए चौथे फॉर्म का प्रयोग किया है गोइंग का। उसे तुमसे मिलने का कोई शौक़ नहीं है।
ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग यू। उसे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करने का शौक नहीं है। मुझे तुम्हें मारने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीटिंग यू। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बीटिंग यू। मुझे तुम्हें मारने का शौक नहीं है। यह तुम्हारा भर्म है कि वह तुम्हें फ़ोन करेगा। यह तुम्हारा भर्म है कि वह तुमसे प्यार करती है। यह तुम्हारा भर्म है कि मैं उससे बात करता हूँ। यह तुम्हारा भर्म है कि वह एक कामयाब इंसान बनेगा। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट यह तुम्हारा भर्म है कि, यानी ये तुम्हारी गलत फहमी है कि। तो गाइज इस तरह के सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये है। इट्स योर या हीज या हर प्लस इल्यूजन डेट प्लस सेंटेंस, यानी क्या बोलेंगे, इट्स योर इल्यूजन डेट, उसके बाद आपका जो सेंटेंस होगा वो बोलेंगे इट्स योर इल्यूजन डेट। इट मीन्स यह तुम्हारा भर्म है, यानी गलत फहमी है। जैसे यह तुम्हारा भर्म है कि वह तुम्हें फ़ोन करेगा। इट्स योर इल्यूजन डेट ही विल कॉल यू। इट्स योर इल्यूजन डेट ही विल कॉल यू। यह तुम्हारा भर्म है कि वह तुमसे प्यार करती है। इट्स योर इल्यूजन डेट शी लव्स यू। इट्स योर इल्यूजन डेट शी लव्स यू। यह तुम्हारा भर्म है कि मैं उससे बात करता हूँ। इट्स योर इल्यूजन डेट आई टॉक टू हिम। इट्स योर इल्यूजन डेट आई टॉक टू हिम। यह तुम्हारा भर्म है कि वह एक कामयाब इंसान बनेगा। इट्स योर इल्यूजन डेट ही विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। इट्स योर इल्यूजन डेट ही विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। फिर भी मैं तुमसे बात करूँगा, फिर भी मैं वहाँ जाऊँगा, फिर भी मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा, फिर भी मैं तुमसे शादी करूँगा। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट फिर भी मैं। तो गाइज if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. The structure is that even then plus sentence, यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके शुरू में क्या जिसका प्रयोग करेंगे, even then. Even then it means फिर भी. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that फिर भी मैं तुमसे बात करूँगा. Even then I will talk to you. Even then I will talk to you. फिर भी मैं वहाँ जाऊँगा. Even then I will go there. Even then I will go there. फिर भी मैं वहाँ जाऊँगा. फिर भी मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा. Even then I will learn English. Even then I will learn English. फिर भी मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा. फिर भी मैं तुमसे शादी करूँगा. Even then I will marry you. Even then I will marry you. फिर भी मैं तुमसे शादी करूँगा. भारतीय संविधान मेरी समझ के बाहर है. वो लड़की मेरी समझ से बाहर है. वो काम मेरी समझ से बाहर है. तुम्हारी बात मेरी समझ से बाहर है. तो गाइज हेयर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मेरी समझ से बाहर है या तुम्हारी समझ से बाहर है. तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग. बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग इट मीन्स मेरी समझ से बाहर है. तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए. फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, भारतीय संविधान मेरी समझ से बाहर है. The Indian Constitution is beyond my understanding. The Indian Constitution is beyond my understanding. वह लड़की मेरी समझ से बाहर है. That girl is beyond my understanding. That girl is beyond my understanding. वो लड़की मेरी समझ से बाहर है. मेरा काम तुम्हारे समझ से बाहर है. My work is beyond your understanding.
माई वर्क इज़ बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, मेरा काम तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम्हारी बात मेरी समझ से बाहर है। योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, योर वर्ड्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। धोखेबाज कहीं के, झूठे कहीं के, बेवकूफ़ कहीं के, पागल कहीं के। तो गाइज़ हम लोग अक्सर अपनी डेली लाइफ में इस तरह की बात किसी दूसरे को बोलते हैं, यानी जो इंसान बार बार झूठ बोलता है या धोखा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, धोखेबाज कहीं के, झूठे कहीं के। तो इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अटरली प्लस अदर वर्ड्स। अटरली इट मीन्स बिल्कुल। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बोलना हो किसी को धोखेबाज कहीं के, तो क्या बोलेंगे, यू आर अटरली चीटर, यानी तुम बिल्कुल चीटर हो यानी धोखेबाज हो। उसी तरह बोलना हो झूठे कहीं के, तो क्या बोलेंगे, यू आर अटरली लायर, यू आर अटरली लायर। बेवकूफ़ कहीं के, यू आर अटरली स्टूपिड, यू आर अटरली स्टूपिड। बेशर्म कहीं के, यू आर अटरली शेमलेस, यू आर अटरली शेमलेस। मुझे यह कार बेचनी पड़ सकती है, आपको आज यहाँ रुकना पड़ सकता है, उससे आज हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, मुझे आज अपने सारे कपड़े धोने पड़ सकते हैं। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट मुझे यह कार बेचनी पड़ सकती है, तुम्हें ये रुकना पड़ सकता है। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस मे हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज एक बात अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मे हैव हर पर्सन के साथ यानी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन सब के साथ मे हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ। जैसे मुझे यह कार बेचनी पड़ सकती है, आई मे हैव टू सेल दिस कार, आई मे हैव टू सेल दिस कार, मुझे यह कार बेचनी पड़ सकती है। आपको आज यहाँ रुकना पड़ सकता है, यू मे हैव टू स्टे हेयर टूडे, यू मे हैव टू स्टे हेयर टूडे, आपको आज यहाँ रुकना पड़ सकता है। उसे आज हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ही मे हैव टू गो टू हॉस्पिटल टूडे, ही मे हैव टू गो टू हॉस्पिटल टूडे। मुझे आज अपने सारे कपड़े धोने पड़ सकते हैं, आई मे हैव टू वॉश माई ऑल क्लॉथ्स टूडे, आई मे हैव टू वॉश माई ऑल क्लॉथ्स टूडे, आज मुझे अपने सारे कपड़े धोने पड़ सकते हैं। वह एक्सीडेंट के डर से बाइक नहीं चलाता है, वो टेंशन के डर से अपनी बीवी से बात नहीं करता है, वह काम के डर से यहाँ नहीं आ रहा है, वो मार खाने के डर से स्कूल नहीं गया है। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट इस चीज़ के डर से या किसी काम के डर से। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। सेंटेंस प्लस फॉर फियर ऑफ प्लस नाउन, और अगर वर्ब होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर फियर ऑफ इट मीन्स के डर से। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। वह एक्सीडेंट के डर से बाइक नहीं चलाता है, ही डजेंट राइड अ बाइक फॉर फियर ऑफ एक्सीडेंट, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट का टेंस है। ही डजेंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ही डजेंट राइड अ बाइक फॉर फियर ऑफ एक्सीडेंट। वो टेंशन के डर से अपनी बीवी से बहस नहीं करता है, ही डजेंट आर्ग्यू विद हिज वाइफ फॉर फियर ऑफ टेंशन, ही डजेंट आर्ग्यू विद हिज वाइफ फॉर फियर ऑफ टेंशन। वह काम करने के डर से यहाँ नहीं आ रहा है, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ही इज़ नॉट कमिंग हियर फॉर फियर ऑफ डूइंग वर्क, ही इज़ नॉट कमिंग हियर फॉर फियर ऑफ डूइंग वर्क। वह मार खाने के डर से स्कूल नहीं गया है, यह परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हैज़ आएगा और V3 आएगा यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म। जैसे ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर फियर ऑफ बीइंग बीटेन, ही इज़ नॉट गॉन टू स्कूल फॉर फियर ऑफ बीइंग बीटेन। भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, भले ही पूरी ज़िंदगी गरीब रहूं
लेकिन मैं बेईमान नहीं बन सकता। तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट भले ही तुम मुझे भूल जाओ, भले ही तुम ये काम करो। तो गाइज इस तरीके से सेंटेंस अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, इवन इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के पांचवें फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपका दो सेंटेंस आएगा। जो फर्स्ट सेंटेंस आएगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे और सेकेंड वाले को जिस सेंटेंस में रहेगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो भले ही तुम मुझे भूल जाओ ये किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इवन इफ़ यू फॉरगेट मी, उसके बाद क्या बोल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आई विल नॉट फॉरगेट यू। इवन इफ़ यू फॉरगेट मी आई विल नॉट फॉरगेट यू। भले ही तुम मुझसे बात मत करो लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। इवन इफ़ यू डोंट टॉक टू मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू। इवन इफ़ यू डोंट टॉक टू मी आई विल कंटिन्यू टू लव यू। भले ही पूरी ज़िंदगी गरीब रहूं लेकिन मैं बेईमान नहीं बन सकता। इवन इफ़ आई रिमेन पुअर इन होल लाइफ आई कांट बी डिसऑनेस्ट। इवन इफ़ आई रिमेन पुअर इन होल लाइफ आई कांट बी डिसऑनेस्ट। कौन कौन तुम्हारे साथ मुंबई जा रहा है? कौन कौन इस बारे में जानता है? कौन कौन तुम्हारी शादी में आ रहा है? कौन कौन तुम्हें परेशान करता है? तो guys here you can see I'm talking about कौन कौन। तो guys if you also want to speak these types of sentences in English then you will have to apply this structure, who all plus helping verb plus verb according to sentence plus other words। who all it means कौन कौन। तो guys एक बात मैं बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस रहेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे डू या डज या डिड होता है वो नहीं आएगा। जैसे कौन कौन तुम्हारे साथ मुंबई जा रहा है, ये कंटिन्यूअस का टेंस है इसलिए इसमें हु ऑल आर गोइंग टू मुंबई विद यू, यानी इसमें V4 यानी वर्ब के ING वाले फॉर्म का प्रयोग किया। कौन कौन इस बारे में जानता है, गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें डायरेक्ट हु ऑल के बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे हु ऑल नो अबाउट इट, इसमें डू या डज नहीं आएगा, हु ऑल नो अबाउट इट। कौन कौन तुम्हारी शादी में आ रहा है, who all are coming in your marriage। who all are coming in your marriage, कौन कौन तुम्हारी शादी में आ रहा है। कौन कौन तुम्हें परेशान करता है, who all bother you। who all bother you, कौन कौन तुम्हें परेशान करता है। मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें परेशान करने को, मैं ही मिला हूँ क्या तुम्हें पागल बनाने को। मुझ में क्या कमी है जो तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मुझ में क्या कमी है जो तुम मुझसे
that you don't want to marry me. आपकी बेटी रोते रोते सो गई, वह बोलते बोलते चला गया, वह कमाते कमाते मर गया, उसने सोते सोते मूवी देखी. तो गाइज here you can see I am talking about वो रोते रोते या बोलते बोलते. तो गाइज if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Subject plus V2 यानी वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस while प्लस V4 यानी ing वाले फॉर्म. यानी इस ऐसे सेंटेंस में हमेशा दो वर्ब आते हैं. तो फर्स्ट वाला वर्ब को V2 यानी सेकेंड फॉर्म का अप्लाई करेंगे और लास्ट में जो आएगा उसे ing वाले. जैसे आपकी बेटी रोते रोते सो गई. योर डॉटर स्लेप्ट वाइल वीपिंग. फर्स्ट क्या है, स्लीप का स्लेप्ट सेकेंड फॉर्म, उसके बाद वीपिंग यानी फोर्थ फॉर्म. वीप माने रोना होता है, उसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा, वीपिंग. मैं बात करते करते सो गया. आई स्लेप्ट वाइल टॉकिंग. आई स्लेप्ट वाइल टॉकिंग. वह पैसा कमाते कमाते मर गया. ही डाइड वाइल अर्निंग मनी. ही डाइड वाइल अर्निंग मनी. उसने सोते सोते मूवी देखी. शी वॉच्ड द मूवी वाइल स्लीपिंग. शी वॉच्ड द मूवी वाइल स्लीपिंग. आप रहने दो, मैं यह खुद कर लूँगा. आप रहने दो, मैं वहाँ जा रहा हूँ. आप रहने दो, मैं उससे बात करता हूँ. आप रहने दो, मोहन बाज़ार जा रहा है. तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट आप रहने दो. इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. You let it be plus sentence. यानी आपका जो भी सेंटेंस होगा उसके शुरू में क्या जिसका प्रयोग करेंगे, you let it be. You let it be, it means आप रहने दो. Let's understand through the example so it can be understood well. आप रहने दो, मैं यह खुद कर लूँगा. You let it be, I will do myself. You let it be, I will do myself. आप रहने दो, मैं वहाँ जा रहा हूँ. You let it be, I am going there. You let it be, I am going there. आप रहने दो, मैं उससे बात करता हूँ. You let it be, I talk to him. You let it be, I talk to him. तुम रहने दो, मोहन बाज़ार जा रहा है. You let it be, मोहन is going to market. You let it be, मोहन is going to market. मैंने तो बस यूं ही तुम्हें फ़ोन किया था. मैंने तो बस यूं ही वहाँ गया था. मैंने तो बस यूं ही कहा था. मैंने तो बस यूं ही पूछा था. तो गाइज हियर यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट बस यूं ही. तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Subject plus had plus just plus V3 plus casually. Just casually it means बस यूं ही. तो आइए कुछ इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि समझने में आसानी हो. मैंने तो बस यूं ही फ़ोन किया था. I had just called casually. ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हैड के साथ V3 का प्रयोग किया जा रहा है. मैंने तो बस यूं ही वहाँ गया था. I had just gone there casually. I had just gone there casually. मैंने तो बस यूं ही कहा था. I had just said casually. I had just said कैजुअली. मैंने तो बस यूं ही कहा था. मैंने तो बस यूं ही पूछा था. आई हैड जस्ट आस्क्ड कैजुअली. आई हैड जस्ट आस्क्ड कैजुअली. मैंने तो बस यूं ही पूछा था. उसने तो बस यूं ही कहा था. गाइज इट इज़ फॉर यू. प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ योर आंसर विल बी रॉन्ग, देन आई विल करेक्ट दैट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर. I will see you tomorrow in the next video. Till then, take care. Have a nice day. Wish you best of luck. Thank you.